Good morning, students. Welcome to your GK class. Today we are going to start our chapter 8 conflicts in modern history. जो आज के ज़माने में कॉन्फ्लिक्ट्स झगड़े या वॉर चल रहे हैं हम उसके बारे में रीड करेंगे इस चैप्टर में. फर्स्ट वन, द सीरियन रेवोल्यूशन began in 2011 as an uprising against tyrannical President Bashar al-Assad as the part of the Arab Spring, a series of revolution against dictator in Middle Eastern countries. ये जो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन मतलब होता है जब लोग किसी चीज़ के अगेंस्ट में, किसी लीडर या किसी रूल के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, उसे रेवोल्यूशन कहते हैं. ये शुरू हुआ 2011 के जो प्रेसिडेंट बशर अल असद है उनके अगेंस्ट में एक रेवोल्यूशन था ये सीरिया में, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा लगा कि वो एक टायरेंट है, मतलब एक डिक्टेटर हैं जो सिर्फ अपने ही चलाते हैं. Military and economic foreign involvement in Syria from powerful nations, particularly Russia, which is supporting the government, and USA, which is supporting the opposition, has made Syria peace talk a matter of international concern. तो जो सीरिया में जो ये झगड़ा चल रहा था गवर्नमेंट और उनके ओपोजिशन का, ये बात ग्लोबल होगी, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये इन्वॉल्व होगी जब जो रशिया है, जो खुद एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है, वो गवर्नमेंट की साइड हुआ, और जो यूएसए है अनदर सुपर पावर, वो ओपोजिशन की साइड हो गया. तो देखा जाए तो सीरिया का झगड़ा रशिया और यूएसए के बीच में एक तरीके का झगड़ा क्रिएट कर चुका था. Reporter says that approximately 11.5% of entire Syrian population has been wounded or killed. रिपोर्ट्स के हिसाब से 11.5% जो लोग हैं सीरिया के या तो घायल हो चुके हैं या उन्हें मार दिया गया. द डेथ टोल एज ऑफ अर्ली 2016 was 4,70,000 with 1.9 billion people wounded. People still do not have access to the basic amenity like food and medicine. 2016 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 4,70,000 लोगों की मौत हो गई वहाँ पे, और 1.9 मिलियन मतलब 19 लाख लोगों की चोट या हम कह सकते घायल थे. वहाँ के लोगों की इतनी बुरी हालत थी कि जो उन्हें बेसिक नीड्स होती है जैसे फूड और मेडिसिन, वो भी ढंग से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे. Human rights violation apart, the dispute has resulted in about 4.8 million refugees in Syria's neighboring country, with about 1 million refugees having requested asylum in countries like Lebanon, Jordan, Turkey, and European Union, and 6.6 million people still in Syria who have been displaced from their homes. Most of the refugees are women or children. ह्यूमन राइट्स की तो हम मतलब बात नहीं करेंगे, पर जो उनमें से 4.8 मिलियन 48 लाख पीपल, उन्हें सीरिया छोड़ के आसपास की कंट्रीज़ में जाना पड़ा. उनमें से 1 मिलियन लोगों को लोग लेबनान, जॉर्डन, टर्की या यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में चले गए. उसके बाद भी 6.6 मिलियन लोग जो अभी भी सीरिया में फंसे हुए हैं, उन्हें अपने घर से निकाल दिया गया. और जो मोस्ट ऑफ द रिफ्यूज़ीज़ वो होते हैं जो अपनी होम टाउन या अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाते हैं, मतलब जाना पड़ता है, ज़बरदस्ती जाना पड़ता है. वो उनमें से ज़्यादातर रिफ्यूज़ीज़ जो थे वो वुमेंस और चिल्ड्रन थे. यू कैन सी द डिफरेंस इन द पिक्चर. ये रेवोल्यूशन से पहले की पिक्चर और ये बाद की है. इज़राइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट. Next conflict is between Israel and Palestine. Began around 1948 but having deep-rooted issue. An ongoing conflict in Middle East between Israel and Palestine, often referred to as Arab-Israel conflict. ये जो वॉर या हम कह सकते हैं डिस्प्यूट है, झगड़ा है, ये किसके बीच में है? इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में. इज़राइल एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है, काफ़ी एडवांस कंट्री है, और उसके नेबरिंग कंट्री पैलेस्टीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट है. द कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रल अराउंड पैलेस्टीन बिड फॉर इंडिपेंडेंस, बट प्राइमरली टेरिटोरियल डिस्प्यूट ओवर द वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप.
which are resource-rich strategic area and holy cities of Jerusalem also encompasses the number of issues including difference in ethnicity and religion. So जो मेन प्रॉब्लम है उनके बीच में वो है कि जो फ़लस्तीन है वो अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रही है और एक टेरिटरी है जो वेस्ट बैंक या गाज़ा स्ट्रिप, आप मैप में देख सकते हैं गाज़ा स्ट्रिप को दिखाया, उसके लिए लड़ाई होती रहती है क्योंकि वो काफ़ी रिसोर्सफुल एरिया है, काफ़ी एनरिच एरिया है, यहाँ से काफ़ी प्रोडक्टिव चीज़ें मिलती है। और एक और होली सिटी जेरूसलेम जो कहते हैं कि क्रिश्चियंस के जो गॉड है जीसस, उनका जो बर्थ हुआ था, उस जगह के लिए भी काफ़ी इशू वहाँ रहता है। The situation is further complicated by USA support to Israel and the involvement of other Middle Eastern country like Jordan and Egypt. ये सिचुएशन और भी ख़राब हो गई जब USA ने इसराइल को सपोर्ट किया और काफ़ी मिडिल ईस्ट कंट्री लाइक जॉर्डन और यूरोप भी इस कॉन्फ्लिक्ट में जुड़ गई। There are numerous cases of human rights violation in these territories, including use of children in warfare and crime against women. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हुआ है, जो नॉर्मल ह्यूमन के जो राइट्स होते हैं, जो उनके अधिकार होते हैं, उनका वायलेशन हुआ है, उन्हें तोड़ा गया है, जैसे कि छोटे बच्चों को वॉर में भेजना और वुमेंस के अगेंस्ट क्रिमिनल एक्टिविटी। थर्ड वन, अटेम्प्टेड कूप इन टर्की। मतलब कोप होता है, अगर हम आगे रीड करेंगे, on 15 July 2016 a faction from within the Turkey military attempted to carry out a coup against Turkey's president Recep Tayyip Erdogan and his government, whom many people believe was dictatorial. 2016 15 जुलाई को जो टर्की की मिलिट्री थी, उन्होंने जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उनके अगेंस्ट एक तरीके से उन्हें अपनी जगह से हटाने की कोशिश की, जो क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता था कि वो डिक्टेटर हैं, मतलब वो अपना राज चला रहे हैं, मतलब वो लोगों के भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं, मतलब पर अपने भलाई के लिए कर रहे हैं। A military coup is defined as a sudden violation and illegal seizure of power from a government by a military or a armed force. मिलिट्री कूप का मतलब वो होता है जब जो मिलिट्री या जो आर्मी होती है किसी कंट्री की, वो अपनी पावर से, दे हैव पावर, उनके पास आर्म्ड होते हैं, हथियार होते हैं, तो वो अपनी पावर से जो वहाँ की गवर्नमेंट है उस कंट्री की, उसको हटा के अपने कंट्रोल में ले लेती है सब कुछ, तो उसे कहते हैं हम मिलिट्री कूप। तो ऐसे ही कुछ टर्की में हुआ। Approximately 3,000 soldiers were arrested for staging the coup. And many judges were removed. Over 50,000 people were suspended or lost their job. तो जो जिन्होंने ये कोप ऑर्गेनाइज किया था, तो उनमें से 3,000 स्टूडेंट सोल्जर्स थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, काफ़ी जजेस को हटा दिया गया और लगभग 50,000 लोगों को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। North Korea and South Korea conflict. Problem between North Korea and South Korea began after the Korean War 1952-1953, which ended with an armistice rather than a treaty. So जो प्रॉब्लम है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, वो कब शुरू हुई? कोरियन वॉर जो 3 साल तक चली थी, और ये किसी ट्रीटी, मतलब कोई ऐसी ट्रीटी पे ख़त्म नहीं हुआ था, ये एक एग्रीमेंट पे ख़त्म हुआ कि दोनों अपने हथियार रख देते हैं। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 कोरिया वॉज डिवाइडेड इनटू 2 अलोंग द 38 पैरेलल। सो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले कोरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। The situation keep worsening due to the unpredictability and aggression displayed time and time again by those in power in North Korea. जो सिचुएशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वो धीरे धीरे ख़राब होती रही, क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया के जो लीडर थे वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल थे, मतलब अनप्रेडिक्टेबल और एग्रेसिव थे, मतलब वो बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं थे, वो कुछ भी कभी भी कर सकते थे, और काफ़ी एग्रेसिव थे, मतलब कभी भी लड़ाई शुरू कर सकते थे, कभी भी वॉर शुरू कर देते थे और लोगों को धमकियां देते रहते थे।
Kim Jong, the current leader, took over from his father in 2011 and continued to challenge the world to act against it. जो किम जोंग उन हैं, जिनकी पिक्चर यहाँ दे रखी है, उन्होंने 2011 में वहाँ पे कंट्रोल ले लिया अपने फादर से और वर्ल्ड को चैलेंज किया कि उनका कुछ भी बिगाड़ के दिखाइए. Every now and then Kim threatened to launch a nuclear attack against South Korea or the USA. मतलब जो किंग कौन है वो कभी हमेशा ही मतलब कभी भी न्यूक्लियर अटैक करने की धमकी देते रहते हैं साउथ कोरिया या यूएसए को. श्रीलंकन सिविल वॉर fought by the LTTE, commonly known as the Tamil Tiger, founded and headed by Vellupalli Prabhakaran against the Sri Lankan government. So LTTE, Liberation Tiger of Tamilanam, जो श्रीलंका में तमिल लोग थे, उन्होंने एक कहते हैं कि ग्रुप बना के वहाँ के गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक तरीके का वॉर शुरू कर दिया था, जिनके लीडर थे वेल्लुपिल्लाई प्रभाकरन. ये प्रभाकरन है जो LTT के लीडर थे. Many attacks were carried out from July 1983, including the assassination of many political leaders, notably those of Sri Lankan President Rana Singhe Premadasa and the former Prime Minister of India Rajiv Gandhi. सो काफ़ी अटैक्स LTT की तरफ से शुरू हो गए श्रीलंका पे, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स को मार डाला, इंक्लूडिंग श्रीलंकन प्रेसिडेंट राणा सिंह प्रेमदासा और जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे तब राजीव गांधी. द सिविल वॉर came to an end when the Sri Lankan military decisively defeated the LTTE both post the death of Prabhakaran in 2009. ये जो वॉर था ये ख़त्म हो गया जब श्रीलंकन आर्मी ने LTT को हरा दिया और प्रभाकरन की डेथ हो गई 2009 में. यूरोपियन रिफ्यूजी क्राइसिस. It is also known as the European migrant crisis, refer to the large number of people moving to European countries like Germany, Italy, Greece, Hungary, particularly from Syria, Afghanistan, Iraq, because the violence of the instability in the home countries. यूरोपियन रिफ्यूजी क्राइसिस मतलब यूरोप में जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं उनकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो. सो यूरोपियन जो कंट्रीज़ है जैसे जर्मनी, इटली, ग्रीस, वहाँ पे काफ़ी रिफ्यूजीज़ आते हैं सीरिया, अफ़गानिस्तान और इराक से, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ है सीरिया, अफ़गानिस्तान, यहाँ पे कंडीशन बहुत ज़्यादा डेंजरस है. वहाँ पे लोगों की मौत हो रही है, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था सीरिया रिवोल्यूशन में. तो वहाँ से लोग उठ के दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते हैं, दूसरी पीसफुल कंट्रीज़ में चले जाते हैं, जहाँ इस तरह अचानक जाने से दूसरी कंट्रीज़ में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. द नंबर ऑफ रिफ्यूजीज हैव नेवर बीन हायर सिंस एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू इन 1945, विद ओवर 1 million पीपल सीकिंग असाइलम इन यूरोप सिंस 2015. वर्ल्ड वॉर टू 1945 से पहले इतने रिफ्यूजी नहीं थे. उस टाइम काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूजी थे, पर उसके बाद अब सीधा 2015 में काफ़ी ज़्यादा यूरोपियन रिफ्यूजीज़ बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द वॉर. द क्राइसिस इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम एज द पीपल आर बीइंग डिस्प्लेस्ड बोथ विद इन देयर कंट्री एंड बीइंग फोर्स टू लीव. ये जो प्रॉब्लम है वो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में बुरी तरह बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों को ज़बरदस्ती अपनी कंट्री से बाहर निकाला जा रहा है. Moreover, countries receiving refugees are not able to meet the requirement of the large number of the people seeking shelter. Cultural difference, lack of employment, food, shelter and resources are affecting the host countries. So जो कंट्रीज जो रिफ्यूजीज रिसीव कर रही है, मतलब जहाँ पे रिफ्यूजीज आ रहे हैं, जर्मनी, ग्रीस की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पे भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इससे, क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती है. सो और जो कल्चर डिफरेंस है, मतलब उन जगहों के जो रीति रिवाज हैं उनकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है, और इतने लोग हो जाते हैं तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट, फूड, शेल्टर और जो ज़रूरी सामान है वो पहुंचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है होस्ट कंट्री के लिए. नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज पार्ट. थ्रू द 20th century and now in the 21st century, many ruthless dictators were overthrown or killed in their own countries. Complete this table.
So in this table we are going to study about some dictators and in which year they were in power, in which country they were in power, and year of death, and how they died. सो द फर्स्ट डिक्टेटर वो होते हैं जो किसी कंट्री पे राज करते हैं और अपनी ही मर्जी चलाते हैं, डेमोक्रेटिक रूल नहीं होता वहाँ पे. सो द फर्स्ट वन इज़ बेनिटो मुसोलिनी. राइट डाउन द स्पेलिंग MUSSOLINI. MUSSOLINI. Benito Mussolini. He was in power from 1925 to 1943 in the country Italy. Write down here Italy. He died on 1945 through execution. Execution मतलब उसे मार दिया गया था. Second one is Adolf Hitler. Write down the spelling HITLER. 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 Adolf Hitler. He was in power from 1933 to 1945 in the country Germany. GERMANI. Germany. He died by committing suicide in 1945. उन्होंने सुसाइड किया था 1945 में. थर्ड वन इज सद्दाम हुसैन. SADDAM. Saddam Hussein. He was in power from 1979 to 2003, about 24 years of power, and in the country of Iraq, IRAQ. So he was died by hanging to the death. उन्हें फांसी दी गई थी 2006 में. नेक्स्ट वन कर्नल गद्दाफी. राइट डाउन स्पेलिंग GADDAFI. Gaddafi. He was in power from 1969 to 2011. In the country of Libya, he was killed by the protester in 2011. उन्हें जो लोग उनका प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके अगेंस्ट में थे, उन्होंने उन्हें मार दिया था 2011 में. Now B part. Unfortunately, some countries have been at loggerhead of decade, fighting wars directly against each other or through their action or reaction, while hoping that there is a peace all over the world. Someday complete this table. So these are the some war, and कौन कौन उस वॉर में इन्वॉल्व था, हमें इसे फिल करना है. सो द फर्स्ट वन इज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. WAR first. It occurred between 1914 to 1918. 4 साल चला था ये वर्ल्ड वॉर. 9 million combatant killed across the world, allies victorious. So इसके अंदर लगभग 9 million लोगों की डेथ हुई, मतलब 90 लाख जो सोल्जर्स थे उनकी डेथ हुई, और इसमें allies victorious था. allies मतलब जो कंट्रीज़ का ग्रुप था उसका नाम था allies. सो लेट्स सी हु वर इन्वॉल्व. allies के अंदर थे UK, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया एम्पायर. सो allies के अंदर ये कंट्रीज थी. वो किसके अगेंस्ट थी? सेंट्रल पावर ऑफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी. इन द फिलअप यू हैव टू राइट जर्मनी, GERMANI. सो allies किसके अगेंस्ट थी? जर्मन सेंट्रल पावर के. Now the second one, World War II. It occurred between 1939 to 1945. Write down here 1945. The second global war involving 30 countries. इसके अंदर 30 countries ने participate किया इस war में. 55 to 80 million people died, allies victorious. लगभग 55 to 80 million जो लोग थे उनकी डेथ हुई, और इसके अंदर भी allies victorious हुआ. अब देखते हैं कौन इन्वॉल्व था. allies के अंदर allies led by सोवियत यूनियन, USA, UK एंड चाइना. सो allies के अंदर कौन था? रशिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एंड चाइना अगेंस्ट द एक्सिस. राइट डाउन द स्पेलिंग AXIS.
एस। सो वर्ल्ड वॉर 2 में सेंट्रल पावर नहीं थी, उस ग्रुप का नाम था एक्सिस, AXIS। एक्सिस पावर जिसके अंदर कौन कौन सी कंट्री थी? जर्मनी, जापान एंड इटली। नाउ द थर्ड वन, द गल्फ वॉर, GULF, Gulf War. It happened between 1990 to 1991. Defense of Saudi Arabia and Operation Desert Storm, successfully led by the USA after the invasion and annexation of Kuwait by Iraq, IRAQ, Iraq. So गल्फ वॉर हुआ था 1990 से 1991 में, जिसके अंदर जो कुवैत है उस पर इराक ने कंट्रोल कर लिया था और उसे छुड़ाने के लिए USA ने उस पर अटैक कर दिया था। वॉर वेस्ड बाय कोalition forces from 34 countries including USA, Saudi Arabia, Egypt, Syria, France and Canada against Iraq, IRAQ. सो काफ़ी कंट्रीज़ ने मिल के इराक पे अटैक किया था उस टाइम, ताकि वो कुवैत को छोड़ दें। द कंट्रीज़ आर USA, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सीरिया, फ्रांस एंड कनाडा। नाउ द नेक्स्ट वन, द कोल्ड वॉर, COLD, कोल्ड वॉर 1946 टू 1991। तो ये काफ़ी लंबा चला। कोल्ड वॉर मतलब ऐसा होता है, जो ऐसा वॉर जिसके अंदर हम गन्स या किसी बॉम्ब या आर्म का यूज़ नहीं करते, बट छोटे मोटे वॉर चलते रहते हैं। द पॉलिटिकल मिलिट्री टेंशन इन 1989 एंड अ वेव ऑफ रेवोल्यूशन मोस्टली पीसफुल overthrow all communist regime and the Central and Eastern Europe Communist Party of Soviet Union, write down the spelling, SOVIET UNION, Union itself lost control. USSR dissolved in December 1991 and collapse of communist regime in countries like Mongolia, Cambodia and South Yemen. USA stood alone as a सुपर पावर। सो ये एक वॉर था जो काफ़ी कंट्रीज़ के बीच में चलता रहा। कोल्ड वॉर मतलब इसके अंदर वॉर रियल में नहीं होती, पर एक टेंशन क्रिएट रहती है कि वॉर हो सकता है, मतलब हमेशा सिचुएशन बनी रहती है वॉर की, पर होती नहीं है एक्चुअल में। दिस इज़ द कोल्ड वॉर और ये काफ़ी टाइम तक चला। सो लेट्स रीड कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व था। पावर इन वेस्टर्न ब्लॉक, तो वेस्टर्न पार्ट में कौन था? USA, नाटो एलाइज एंड अदर्स लाइक जापान। तो वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर USA और काफ़ी कंट्रीज़ थी। और अगेंस्ट द ईस्टर्न ब्लॉक सोवियत यूनियन इट्स अलाइन वॉस्टो पैक्ट लाइक पोलैंड, रोमानिया एंड ईस्टर्न जर्मनी। तो इट वॉज लाइक अ वॉर, कोल्ड वॉर बिटवीन USA एंड रशिया। सो छोटी मोटी कंट्रीज़ जो उनके नेबरिंग कंट्री थी वो भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व थी। नाउ द लास्ट वन, द योम किपुर वॉर और अक्टूबर वॉर फ्रॉम 6 टू 25 अक्टूबर 1973। सो हम नेक्स्ट वॉर है योम किपुर वॉर या अक्टूबर वॉर। अक्टूबर वॉर हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि 6 अक्टूबर टू 25 अक्टूबर 1973 तक चला था। एंडेड विद ए सीज फायर, पार्ट ऑफ द ऑन गोइंग अरब एंड इजरायली कॉन्फ्लिक्ट दैट बिगिन इन 1948। तो ये अरब और इसराइल के बीच में जो झगड़े चल रहे थे उसकी वजह से ये वॉर शुरू हुआ था। और ये ख़त्म कैसे हुआ? सीज़ फायर से, मतलब दोनों तरफ से लोगों ने अपने हथियार डाल दिए थे। कोलिशन ऑफ अरब स्टेट्स लेड बाय इजिप्ट, सीरिया, सपोर्टेड बाय सोवियत यूनियन एंड अगेंस्ट इसराइल, ISRAEL, इसराइल सपोर्टेड बाय द USA। सो जो अरब था, अरब के साथ था इजिप्ट एंड सीरिया एंड रशिया, सोवियत यूनियन मतलब रशिया होता है, अगेंस्ट इसराइल, जो इसको कहाँ से सपोर्ट मिल रहा था? USA से। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। दिस इज़ टू टफ chapter I think, so go through it again and prepare it well. So thank you and have a nice day.